जलालत इसरार ने रंग महल के निगरां अफसरान से कहा, मुनीका मेरे दिल को भा गई है, इसे आज भी पेश किया जाए। जब तक इससे दिल नहीं भरेगा यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसकी फरमाइश पर दूसरी रात मुनीका ख्वाबगाह में आई। दरवाजे को अंदर से बंद करके पूरे कमरे पर एक नज़र डालते हुए बोली, क्या मैं जो बोलना चाहती हूँ बोल सकती हूँ? जलालत ने कहा, मैं इत्मीनान हासिल कर चुका हूँ, यहाँ खुफिया माइक और कैमरे नहीं हैं। वो तेज़ी से करीब आकर रुक गई, फिर बोली, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, एक ऐसे अजीम मुजाहिद से दूसरी बार मिल रही हूँ जिसके लिए तमाम फ़लस्तीनी फ़िक्रमंद होकर सोच रहे हैं कि वो जिंदा है या इसराइली दरिंदों ने इसे शहीद कर दिया है। इसने कहा, अल्लाह सलामती देने वाला है, मुझे अपने माबूद से सलामती मिल रही है। आओ बैठो, मुझे बताओ तुम कैसे तस्दीक की है कि मैं ही जलालत इसरार हूँ? मैं पार्टी के रहनुमाओं से रब्ता रखती हूँ। उनके एक रहनुमा उमर महमूद ने तुम्हारे पैदाइशी निशान की तस्दीक की है। क्या तुमने मेरे मुतल्लिक इन्हें कुछ बताया? मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। शाबाश, अब अपने मुतल्लिक मज़ीद कुछ बताओ। वो बताने लगी कि किस तरह अबुल खैर नामी एक मुजाहिद से मुलाकात हुई थी। फिर उसके ज़रिए ऐसे मुजाहिदीन से राब्ते होने लगे जो इसराइली शहरियों में यहूदी और ईसाई बनकर रहते हैं और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मजालिम का इंतकाम यहूदी सरमायादारों और सरकारी ओहदेदारों से लेते रहते हैं। जलालत ने कहा, तुम यहाँ कई रातें गुजार सकोगी। मैं तुम्हें कदीम इब्रानी ज़ुबान के मतलूब अल्फाज और ग्रामर याद कराऊंगा। मेरी प्लानिंग के मुताबिक यहाँ से जाकर इस ज़ुबान में मैसेज दिया करोगी। मैसेज के ज़रिए बातें क्या होंगी ये भी तुम्हें समझा दूंगा। वो उससे कदीम इब्रानी ज़ुबान सीखने लगी। कम से कम वक्त में बहुत कुछ सीखना था। वो बहुत ज़हीन थी, कमाल की यादाश्त रखती थी, जो सुनती पढ़ती थी से फ़ौरन ज़हन नशीन कर लेती थी। इसने 4 रातों में बड़ी हद तक वो ज़ुबान सीख ली। वो दिन को वापस जाकर अपने बंगले में भी तमाम सबक दोहराती रहती थी। 5वीं रात जलालत ने कहा, मैं मुतमईन हूँ। एक तो तुम पहले से इब्रानी ज़ुबान अच्छी तरह जानती थी, अब तुमने बड़ी हद तक ये कदीम ज़ुबान भी सीख ली है। मैं मुतमईन हूँ तुम मेरी प्लानिंग के मुताबिक ये ज़ुबान इस्तेमाल कर सकोगी। अब कल से नहीं आओगी। इसने कहा, फ़िलहाल फ़ोन से भी रब्ता नहीं रहेगा। तुम सिर्फ हैकल का दूसरा सूरमा बनकर मैसेज दिया करोगी। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारा ये मंसूबा कामयाब रहे, तुम इस चारदीवारी से बाहर निकल सको, तुम्हें आज़ादी नसीब हो। जलालत ने इसे बड़ी अपनाई से देखा, फिर कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपना लेना चाहता हूँ। वो मुसर्रतों से सरशार होकर बोली, मैं इस यकीन के साथ बदतरीन हालात से लड़ती रहूँगी कि इनाम में तुम मिलने वाले हो। जलालत ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं जहर की खुराक हलक से उतारूँगा। वो परेशान होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? मेरे पास एक ऐसा जहर है जो हलाक नहीं करता मगर हलाकत के करीब पहुंचा देता है। मेरे जिस्म का अंदरूनी निज़ाम ऐसा है कि मामूली जहर और असाबी कमज़ोरियों की दवाएं मुझ पर ज़्यादा देर तक असरअंदाज नहीं होती। कोई ज़ख्म देर पा नहीं रहता, बड़े से बड़ा ज़ख्म 24 घंटों में भर जाता है। वो सुन रही थी, इसे हैरानी से देख रही थी। इसने पूछा, तुम जहर पीने का ख़तरा क्यों मोल लेना चाहते हो? तुम पर यह इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है कि तुम यहूदियों की आस्तीन का सांप हो, यहूदी बनकर इन्हें धोखा दे रही हो और मुझ जैसे यहूदी हैकल के सूरमा को हलाक करने आई थी। फिर तो मैं यहाँ से अपने बंगले नहीं जाऊँगी, सीधी मुजाहिदीन की एक पनाहगाह में चली जाऊँगी। तुम्हें यही करना होगा। इन यहूदियों को ये मालूम ही होना चाहिए कि हमारे दरमियान दोस्ती और मोहब्बत है और हम किसी मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। दूसरी सुबह जलालत इसे रुखसत करने दरवाजे तक आया। वो पीछे से आकर अचानक ही लिपट गई। जज्बों से लरसते हुए बोली, तुम मुझे आगोश में नहीं लेते, हाथ भी नहीं लगाते, बस अभी जाते जाते मुझे लगने दो। जो जंग लड़ने जा रही हूँ इसमें मुझे मौत आ सकती है। खुदा पर भरोसा रखो, हम एक दूसरे के लिए ज़िंदा रहेंगे। खुद को संभालो, मुझे चाहती हो तो अपनी कुर्बत से ना भड़काओ। शाबाश, तुम बहुत अच्छी हो, अब जाओ, खुदा हाफिज़। इसने दरवाजे को खोला। वो फ़ौरन ही अलग होकर वहाँ से चली गई। जलालत वापस आकर एक सोफे पर बैठ गया। जिस मंसूबे पर अमल होने वाला था इसके हर पहलू पर गौर करने लगा। तकरीबन 3 घंटे बाद इसने अंदाज़ा किया कि मुनीका मुजाहिदीन की पनाह में चली गई होगी। तब इसने दवा निकाली जो ख़तरनाक हद तक असाबी कमज़ोरी में मुब्तला करती थी और कमज़ोर असाब वालों को हलाक कर देती थी। अब से पहले भी जब आर्मी अफसरान और रब्बियों ने इस पर तनवीमी अमल करके इसका ब्रेन वाश करना चाहा तो उन्होंने जलालत को ज़हनी तौर पर कमज़ोर बनाने की यही दवा इसे पिलाई थी। इसने दूसरी बार वो थोड़ी सी दवा जूस में डालकर पी ली थी। फिर बेड पर लेटकर कॉल बेल का बटन दबाने लगा। 1 मिनट के अंदर ही अंदर एक निगरां अफसर 2 मुसल्लह सिपाहियों के साथ दौड़ता चला आया। जलालत ने बड़ी नकाहत से कहा, वो मेरे जूस में जहर मिलाया गया है, फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करो। एक डॉक्टर वहाँ मौजूद रहता था। इसने फ़ौरन कै वाली दवा खिलाई। थोड़ी देर में खाया पीला उलटकर बाहर आने लगा। जलालत ने बहुत कम मिकदार में वो मुजर्रिसा दवा पी थी, इससे ज़्यादा असर न हुआ। फिर यह कि फौरी तौर पर ही तिब्बी इमदाद पहुँच गई। वो ख़तरे से बाहर हो गया। तमाम हुक्मरानों, आर्मी के अफसरों और रब्बियों तक ये खबर पहुँची कि हैकल के सूरमा को हलाक करने की कोशिश की गई थी जो नाकाम हो गई। कई रब्बी इस रंग महल दौड़े चले आए।
तमाम मुतल्लिका अफसरान को गुस्सा दिखाने लगे कि वो हैकल के एक सूरमा की हिफाजत करने में नाकाम हो रहे हैं, आइंदा 12 सूरमाओं की हिफाजत कैसे करेंगे। ये सीधी सी बात समझ में आ गई कि मुनीका ने इस सूरमा को हला करने की कोशिश की थी। जासूस और पुलिस वाले इसकी रहायशगाह में पहुंचे तो वो वहां नहीं थी। इसे तलाश किया गया, ये यकीन हो गया कि वो गिरफ्तारी के खौफ से फरार हो गई है। उन्होंने फौरन एयरपोर्ट, बंदरगाह और हाईवे की नाकाबंदी की। टीवी के जरिए इसकी तस्वीर नशर करते हुए ऐलान करने लगे कि इसका नाम मुनीका है, इसने हमारे हैकल के सूरमा को कत्ल करने की कोशिश की थी, अब कहीं रुपोश हो गई है। जो इसे गिरफ्तार करने में कानून की मदद करेगा, इसे 10 लाख अमरीकी डॉलर्स दिए जाएंगे। वो कहाँ रुपोश है, इसकी खुफिया पनाहगाह का सुराग नहीं मिल रहा था। ये तय किया गया कि ब्लड हाउंड के जरिए मुनीका तक पहुंचा जा सकता है। तरबियत याफ्ता खूंखार कुत्ते इसकी बू सूंघकर इसे ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने इतनी सख्ती से नाकाबंदी की थी कि वो इसराइली हदूद से बाहर नहीं जा सकती थी। इसे तलाश करने के लिए 3 टीमें बनाई गई। हर टीम के पास 3 कुत्ते थे। मुनीका की रहायशगाह से इनकी उतरन हासिल की गई। इसके स्कर्ट और ब्लाउज को इन कुत्तों के सामने डाला गया। वो इन्हें सूंघने लगे और भौंकने लगे। इनके ट्रेनर्स परेशान होकर इन्हें देख रहे थे। एक अफसर ने पूछा, क्या बात है। एक ट्रेनर ने कहा, आप देख रहे हैं, ये चंद कुत्ते शुमाल की समत में उठाकर भौंक रहे हैं, बाकी जुनूब की समत गुर्रा रहे हैं। दूसरे ने कहा, मुनीका एक टारगेट है, वो बेक वक्त 2 समतों में कैसे छुपी होगी। एक अफसर ने कहा, वो बला की मक्कार है, ज़बरदस्त चाल चल रही है, लेकिन इनमें से किसी एक समत में मौजूदगी होगी। फिलहाल 2 टीमें बनाकर 2 समतों में चलो। वो लोग मुख्तलिफ समतों में रवाना हो गए। हर टीम के पीछे मुसल्लह सिपाहियों से लदी हुई 4 गाड़ियाँ थी। ये अंदेशा था कि मुनीका को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुजाहिदीन से टकराव हो सकता है। कुत्ते भौंकते हुए जिधर जाते थे, गाड़ियाँ उधर ही मुड़ जाती थीं। सिपाही बंदूकें ताने गाड़ियों की छतों पर बैठे हर सू देख रहे थे। मुजाहिदीन से ख़तरा था, वो अचानक ही कहीं से आ सकते थे, जबकि इसराइली आबादी में मुजाहिदीन ने कभी गिरोह की सूरत हमले नहीं किए थे। वो कुत्ते ने शहर से बाहर ले आए। इनका रुख बता रहा था कि कोहे सीना की समझ जा रहे हैं। अफसरान गाड़ियों में बैठी दूसरी टीम से रब्ता कर रहे थे। ये मालूम हो रहा था कि वो भी शहरी आबादी से दूर निकल आए हैं। पहाड़ के करीब कुत्तों की रफ्तार बढ़ गई। इनके भौंकने में शिद्दत आ गई। वो एक गार की तरफ जा रहे थे। यकीनन मुनीका वहाँ छुपी होगी। गाड़ियाँ रुक गईं। तमाम अफसरान और सिपाही इन कुत्तों और ट्रेन के पीछे दौड़ने लगे। एक अफसर ने ट्रेनर से कहा, इन कुत्तों को रोको, गार के अंदर मुसल्लह बागी हो सकते हैं। ट्रेनर ने कुत्तों की जंजीरें खियाई तो इनकी रफ्तार सुस्त करने लगे। पहले 2 सिपाही गन्ने लेकर गार के अंदर गए। इनके पीछे कुत्ते, ट्रेनर और सिपाही थे। वो सब दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। गार के एक मोड़ पर पहुंचकर वो सब ठिठक गए। एक बड़े से पत्थर के पीछे मुनीका का लिबास झलक रहा था। कुत्ते पागलों की तरह भौंकते लपकना चाह रहे थे। ट्रेनर्स बड़ी मुश्किल से इन्हें काबू में कर रहे थे। एक अफसर ने पत्थर के पास आकर मुनीका से कहा, सामने आ जाओ, वरना हम तुम पर कुत्ते छोड़ देंगे। इस धमकी का इस पर असर नहीं हुआ। वो पत्थर के पीछे से नहीं निकली, ना ही इसने कोई हरकत की। अफसर ने कहा, हमें धोखा दिया जा रहा है, वो यहाँ नहीं है, इसके बदन की उतरन हमें दिखाई दे रही है। दूसरे अफसर ने 2 सिपाहियों से कहा, जाओ इसे पकड़ कर लाओ, वो ना हो तो इसका लिबास इधर लाओ। वो सिपाही पत्थर के पीछे गए, वहाँ नहीं थी। इसका लिबास किसी चीज़ पर रखा हुआ था। एक सिपाही ने आगे बढ़कर इसी लिबास को उठाया तो इसके साथ लगा हुआ तार खिंच गया। वो तार बड़ी कुव्वत के साथ RDX बम से मुंसलिक था। फिर होना क्या था, एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। चीखें सुनाई दी। गार के अंदरूनी पत्थर और चट्टानें रेजा रेजा हो गए। ऊपर से गिरने वाले पत्थरों के बायस गार का दहाना बंद हो गया। जो भागते हुए बाहर आ सके वो बच गए, बाकी वहां जिंदा दफन हो गए। सब गाड़ियां छोड़कर भागते हुए बहुत दूर आकर रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखकर गिनती की। हिसाब लगाया तो मालूम हुआ 2 अफसर और 7 सिपाही हराम मौत मारे गए हैं। एक सिपाही ने फ़ोन पर दूसरी टीम को अपने हालात बताए। उन्हें ताकीद की कि कहीं मुनीका की उतरन दिखाई दे तो इसके करीब न जाएं। इसकी उतरन से मुंसलिक एक बम छुपा कर रखा गया था। दूसरी तरफ से कहा गया, हम एक खंडर में पहुंचे हैं, यहाँ एक शिकस्ता दीवार पर इसकी उतरन दिखाई दे रही है। कुत्ते भौंक रहे हैं और उस लिबास की तरफ लपक रहे हैं, जबकि वो लिबास ऊंची दीवार पर है। दूसरी तरफ से कहा गया, इस उतरन के करीब भी न जाओ, फौरन दूर। इसकी बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन के जरिए एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। धमाके के साथ इंसानी चीखें गड़मड़ हो गई। फिर गहरी खामोशी छा गई। इसने हेलो हेलो कहकर आवाज़ें दी, जवाब नहीं मिल रहा था। मौत एक की हो या इज्तमाही हो, सबको खामोश कर देती है। वो 2 भयानक वारदातें ऐसी थी कि इसराइली अकाबरीन पर चंद लम्हों तक सख्ता तारी हो गया। वो आलमी सतह पर ये नहीं कह सकते थे कि फ़लस्तीनियों ने इंतकामी कार्रवाई की है। इनके अफसरान और दीगर सिपाही मुजाहिदीन से मुकाबला करने नहीं गए थे, बल्कि अपने ही इलाके में एक लड़की का ताक़ुब करते हुए मारे गए थे। मोनिका उस रोज़ जलालत से रुखसत होकर मुजाहिदीन के पास आई थी। मुजाहिदीन ने इसके मौजूदा हालात के पेश नज़र 1 घंटे के अंदर इसे चोर रास्ते से मिस्री सरहद पार कराई। वहाँ दूसरे मुजाहिदीन इसी सिकंदरिया ले गए।
रात के तीसरे पहर तक वो काहिरा पहुंच गई। ये सोच लिया था कि जलालत से बहुत दूर जाकर फ़ोन पर मैसेज का सिलसिला शुरू करेगी। मैसेज ट्रेस करने वाले दुश्मनों को मालूम होगा कि दूसरा सूरमा मिस्र के किसी इलाके में है। फिर वो पहले मैसेज की जगह बदल देगी। हो सका तो फ़लस्तीन जाकर पार्टी की पनाह में रहेगी। तल अबीब के दो रब्बी हर दूसरे दिन जलालत से मुलाकात करने आते थे। उन्होंने दूसरे दिन इसके पास आकर बड़ी अकीदत से मुसाफा किया। फिर अफसोस का इजहार किया कि सिक्योरिटी की नाअहली के बायस मुनीका जहर छुपा कर लाई थी। शुक्र है कि इस जहर का फौरी ही तोड़ कर लिया गया, इसे नई जिंदगी मिल गई। एक ने कहा, यह तो हमारी दीनी किताबों की सच्चाई का सबूत है, तुम जहर पीने के बाद भी जिंदा हो। इसी वक्त फ़ोन पर मैसेज की टून सुनाई दी। जलालत समझ गया, लेकिन अनजान बनकर फ़ोन उठाते हुए बड़बड़ाया, ताज्जुब है, मुझे तो कोई मैसेज नहीं था, फिर ये कौन है? दोनों रिब्बी वाले नज़रों से फ़ोन को तकने लगे। इसने बटन दबाकर मैसेज की तहरीर पर एक नज़र डाली, फिर हैरानी से कहा, यह तो कदीम इब्रानी ज़ुबान में है। दोनों चौंक कर करीब आ गए। एक ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर पढ़ने की कोशिश की, फिर कहा, मैं कदीम इब्रानी ज़ुबान के चंद अल्फाज जानता हूँ। इसमें लिखा है, ताबूत यहूदा। इसके बाद समझ नहीं आ रहा। दूसरे रब्बी ने फ़ोन लेकर देखा, भी जलालत से कहा, तुम हैकल के सूरमा हो, क्या तुम पढ़ सकते हो? इसने फ़ोन लेकर पढ़ा, ताबूत यहूदा के अमीन, हम नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो हमें भी तुम्हारी तरह किसी चारदीवारी में कैद कर दिया जाएगा। तीनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। जलालत ने बटन दबाकर मैसेज देने वाले नंबर पढ़े, फिर कहा, ये मैसेज करने वाला मेरी ही तरह का कोई हैकल का सूरमा है, मुझे ताबूत यहूदा का अमीन कह रहा है। एक रब्बी ने कहा, इसे कॉल करो। जलालत ने नंबर पंच किए। दूसरी तरफ से राब्ते की बैल सुनाई देने लगी, फिर लाइन कट गई। जलालत ने फिर नंबर पंच किए। मुनीका से तय हुआ था कि फ़ोन पर सिर्फ मैसेज की जरिए बातें होंगी, इसलिए दूसरी बार भी राब्ता ख़त्म कर दिया गया। जलालत ने रब्बियों को देखकर कहा, वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। रब्बी ने कहा, मैसेज के जरिए पूछो, वो कौन है, तुम्हें कैसे जानता है और ख़ुद कहाँ है? जलालत ने इसके हदायत के मुताबिक इसी कदीम ज़ुबान में सवाल किया। जल्दी जवाब आया, एक हादसे में मेरी ज़ुबान जल गई है, मैं बोल नहीं सकता। मैं भी ताबूत यहूदा का अमीन हूँ, नाइट टेम्पलर हूँ, क्या तुम्हें कैद से निकाल कर ले जाऊँ? जलालत ने जवाब दिए, मैं कैदी नहीं हूँ, मेरी सलामती की खातिर मुझे सिक्योरिटी में रखा जाता है। उधर से जवाब आया, हम 12 सूरमाओं को कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत पेश नहीं आती। जब तक हम यहूदी कौम को ताबूत यहूदा पेश नहीं करेंगे, हमें कोई दुश्मन हलाक नहीं कर सकेगा। अगर वो हलाक होगा तो समझ लो वो जाली सूरमा था। रब्बियों ने मैसेज सुना तो फ़ौरन ही अपने पेशवा आज़म से फ़ोन पर रब्ता किया और कहा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, दूसरे सूरमा का सुराग मिल रहा है। इस मसले में एक ज़रा पेचीदगी है, आप फ़ौरन आला हुकाम और आर्मी के आला अफसरान को तलब करें और कदीम इब्रानी ज़ुबान के जो प्रोफेसर हैं इन्हें भी ज़रूर तलब करें। इधर जलालत के फ़ोन पर मैसेज आया, ए अमीन, पाबंदियों में रहना सूरमाओं के मिजाज के ख़िलाफ़ है। हम सूरमा सिर्फ पेशवा आज़म की और अपने रब्बियों की हिदायत पर अमल करते हैं। मैं फिर किसी वक्त रब्ता करूँगा। रब्बियों ने मैसेज सुना तो खुशी से फूल गए, क्योंकि वो सूरमा इनकी हिदायत पर अमल करने और इनका पाबंद रहने की बात कह रहा था। एक सूरमा आ चुका था, दूसरा अपने वजूद की इत्तला दे रहा था। इसकी भी आमद थी, इसलिए चंद घंटों के बाद ही तमाम इसराइली अकाबरीन एक कॉन्फ्रेंस हाल में जमा हो गए। इस कॉन्फ्रेंस हाल में इसराइल के शातिर सियासतदान और जारहाना अज़ाइम रखने वाले फ़ौजी अफसरान भी थे, जो अपनी ज़िद पर अड़ जाते तो न अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ैसला मानते थे, न अपने सरपरस्त अमरीका और यूरोपीय यूनियन के मशवरे को तस्लीम करते थे, लेकिन मजहबी मामलात में पेशवा आज़म और रब्बियों के आगे सर झुकाते थे। वो सब ही अपनी मसरूफियत तर्क करके वहाँ यकजा हो गए थे। पेशवा आज़म ने तमाम हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, हमारी कामयाबी और दुनिया में हुक्मरानी के दिन करीब आ रहे हैं, आप सबको मुबारक हो, हैकल का दूसरा सूरमा आने वाला है। इसने जलालत असरार की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे पहले सूरमा सोलोमन यहूदा ने आज सुबह अचानक इसका एक मैसेज रिसीव किया है। वो पैगाम हमारी कदीम इब्रानी ज़ुबान में है, जिसे सोलोमन यहूदा ने पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा। अब आपके सामने कदीम ज़ुबानों के माहिर प्रोफेसर डी फ्राइड इसे पढ़ेंगे। प्रोफेसर अपनी जगह छुड़कर डेस्क के करीब आया। पेशवा आज़म ने इसे फ़ोन देते हुए हाज़रीन से कहा, यह हमारे सूरमा सोलोमन यहूदा का फ़ोन है, वो पैगाम इसी में महफूज रखा गया है, आप हजरात तवज्जो से सुने। प्रोफेसर फ़ोन का बटन दबाकर मैसेज पढ़ने लगा। जलालत ने जो जवाब दिए थे इसे भी पढ़कर सुनाने लगा। पेशवा आज़म ने कहा, मैं आला हुकाम और आर्मी के आला अफसरान से गुजारिश करता हूँ, वो बताएं कि इस पैगाम से क्या तासुर मिलता है। एक आला हाकिम ने कहा, यही बात समझ में आती है, वो समझता है कि हमने पहले सूरमा को कैदी बनाकर रखा है। एक रिब्बी ने कहा, और इसका ये फैसला भी समझ में आता है कि हैकल के तमाम सूरमा सिर्फ पेशवा आज़म और रब्बियों की हदायत के पाबंद रहते हैं, किसी और की गुलामी या पाबंदी कबूल नहीं करते। आला हुकाम और फौज के आला अफसरान एक दूसरे से मशवरे करने लगे।
صرف جلالت ہی نہیں، پیشوا اعظم اور تمام ربی بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے سورما سولومن یہودا کو آزادی دی جائے، ورنہ کوئی سورما یہاں قیدی بن کر رہنے نہیں آئے گا۔ وہ تمام اکابرین 11 سورماؤں کا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ راستہ کھولنے انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے آزادی کی ضمانت لازمی ہو گئی تھی، لہٰذا وہ سب متفق ہو کر جلالت اسرار پر سے تمام پابندیاں اٹھانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ایک فوجی افسر نے کہا، مسٹر سولومن یہودا، تمہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی، لیکن تم اسرائیل سے باہر کسی ملک نہیں جاؤ گے۔ جلالت نے کہا، مجھے اس ملک سے باہر جانے کا شوق نہیں۔ اگر کسی سورما سے ملنا ہوگا، کسی دوسرے ملک سے لانا ہوگا تو میں کسی ربی کے ساتھ اسرائیل سے باہر ضرور جاؤں گا۔ تمام ربی خوش ہو گئے۔ کانفرنس کے اختتام پر انہوں نے جلال اسرار کو آزادی کی مبارکباد دی، پھر کہا، دوسرے سورما کو میسج بھیج دو، اسے آزادی کی خوشخبری سناؤ۔ جلالت نے مونیکا کے اس خفیہ نمبر پر رابطہ کیا۔ وہ اپنے فون کی سم بدل چکی تھی، اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ جلالت نے اس سے کہا، اس کا فون آف ہے، پھر کسی وقت رابطہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا، میں اس رنگ محل نہیں رہوں گا، میرے لیے گاڑی رکھی جائے، میں خود ڈرائیو کروں گا، تل ابیب اور حیفا کی سیر کرتے ہوئے اپنے لیے نئی رہائش کا پسند کروں گا۔ اس کی خواہش پوری کی گئی۔ مونیکا نے اسے چند مجاہدین کے نام اور پتے ٹھکانے بتائے تھے، ان سے رابطہ کرنے کے سلسلے میں کوڈ ورڈز بھی یاد کرائے تھے۔ ان میں سے ایک بظاہر عیسائی بن کر رہتا تھا، اس کا نام ڈیوڈ براؤن تھا، وہ ایک جنرل سٹور کا مالک تھا۔ جلالت خریداری کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ دکان میں 2-4 گاہک تھے۔ دکان کا مالک کیش کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جلالت محتاط انداز میں دیکھتا آ رہا تھا کہ اس کی نگرانی ہو رہی یا نہیں۔ اب تک کوئی تعاقب کرتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر دکان کے اندر آ کر شوکیس کے شیشے سے باہر دیکھا، باہر اس کی ٹو میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کیش کاؤنٹر پر آ کر کہا، میں مسٹر ڈیوڈ براؤن سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میں ہی ڈیوڈ براؤن ہوں، آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میرا نام سولومن یہودا ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جلالت نے دھیمی آواز میں کوڈ ورڈز ادا کیے، ہم فلسطین کے لیے ہیں، فلسطین ہمارے لیے ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے جوابی دھیمی آواز میں کوڈ ورڈز دہرائے، فلسطین ہمارے لہو سے سرسبز رہے گا۔ پھر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آئیے، جو خریدنا چاہتے ہیں، میں ان تمام آئٹم کی کوالٹی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، اس طرح ہم اپنے مقصد کی باتیں کرتے رہیں گے۔ وہاں مختلف سامان کی مختلف قطاریں بنی ہوئی تھیں۔ جلالت نے اس کے ساتھ 2 قطاروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کہا، میں فوراً مونیکا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، میں نے تھوڑی دیر پہلے اس سے رابطہ کرنا چاہا تھا، اس کا فون بند ہے، ویسے وہ جلدی کال بیک کرے گی۔ تم اس سے کوئی ضروری کام لینا چاہتے ہو تو شاید تمہارا وہ کام کر سکوں گا۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پلاننگ کے مطابق مجھے آزادی مل گئی ہے، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے مونیکا نے تمہیں میری پلاننگ کی تفصیلات بتائی تھی؟ جی ہاں، ہم ایک دوسرے کو تمام حالات سے اور معاملات سے باخبر رکھتے ہیں۔ وہ گفتگو کے دوران کبھی کبھی ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش اور شیونگ کا سامان دیکھ رہا تھا، رک رک کر ضرورت کی چیزیں اٹھا کر ٹرالی میں ڈال رہا تھا۔ یہ پوری دکان میں گھومنے کے بعد وہ کاؤنٹر پر واپس آ گئے۔ کام کی تمام باتیں ہو گئیں۔ جلالت نے سامان کا بل ادا کیا، پھر مسافہ کر کے دکان سے باہر آیا۔ ملازم نے تمام سامان کار میں رکھ دیا۔ اس نے کار سٹارٹ کی، پھر ڈرائیو کرتے ہوئے تل ابیب کے ساحل پر آ گیا۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت سا بنگلہ رہائش کے لیے پسند کیا، وہ کرائے کے لیے خالی تھا۔ اس نے فون کے ذریعے ایک ربی کو بلایا۔ ربی نے سرکاری کارندے کے ذریعے اس ویل فرنشڈ بنگلے کو اس کے لیے کرائے پر حاصل کر لیا۔ اس کی خدمت کے لیے وہاں ملازم رکھے۔ یوں شام تک وہ اس رہائش گاہ میں آ گیا۔ وہاں ربی کی موجودگی میں دوسرے سورما کا میسج آیا۔ اس نے لکھا تھا، کیا ابھی تک آزادی کے نام پر 4 دیواری میں قید ہو؟ اس نے جواب دیا، تھینکس گاڈ، آزادی مل گئی ہے، میں اپنی پسند کے بنگلے میں آ گیا ہوں، اس ساحلی بنگلے میں تمہارے لیے گنجائش ہے۔ ربی وہ میسج پڑھتا جا رہا تھا۔ جواب موصول ہوا، فوراً نہیں آؤں گا، معلوم کرتا رہوں گا، دیکھتا بھی رہوں گا تم کس حد تک آزاد ہو۔ اگر درپردہ نگرانی نہیں ہوگی اور تمہاری سماجی مصروفیات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا تو میں اچانک سب سے پہلے کسی بھی ربی کے پاس آؤں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ ادھر ربی خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، آج سے ریڈیو ٹی وی کے ذریعے اعلان کیا جائے گا کہ ہماری دینی کتب کی پیشن گوئی کے مطابق ہیکل کا ایک سورما آ چکا ہے اور اب دوسرا سورما عنقریب آنے والا ہے۔ یوں پوری دنیا تمہاری تصویر دیکھے گی۔ ملازم نے آ کر کہا، ہمارے شہر کے میئر آپ سے ملنے آئے ہیں۔ جلالت نے کہا، انہیں آنے دو۔ ملازم چلا گیا۔ ربی نے کہا، کل میئر کی بیٹی دلہن بن رہی ہے، وہ دعوت دینے آیا ہوگا، کیا مجھے اس دعوت میں جانا چاہیے؟ بے شک جانا چاہیے۔ کل حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اور بڑی بڑی شخصیات وہاں ہوں گی، سبھی تم سے ملنا چاہیں گے۔ ٹی وی چینلز کے لیے اس تقریب کی کوریج کی جائے گی۔ میئر اپنے پی اے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ جلالت نے بجاگے سے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ میئر اس سے بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مسٹر سولومن یہودا، ہمارا دین، ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ آپ ہمارے نجات دہندہ ہو۔ ہماری قوم بڑی عقیدت سے آپ کے سامنے سر جھکاتی رہے گی۔
کل میری بیٹی کی شادی ہے، میں آپ کو مدعو کرنے آیا ہوں، آپ آئیں گے تو تقریب یادگار ہو جائے گی۔ جلالہ نے دعوت نامہ قبول کیا، پھر پوچھا، وہ منیکا جو مجھے ہلاک کرنا چاہتی تھی کہ اب تک لاپتہ ہے؟ میر نے کہا، سالی جائے گی کہاں؟ گرفتار ہوگی تو میں حکم دوں گا کہ اسے جن سے جنون میں مبتلا رہنے والے پاگلوں کے آگے ڈال دیں، وہ اس کی بوٹی بوٹی نوچتے رہیں گے، اس کی چیخیں سن کر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ جلالہ تصور میں منیکا کو دیکھ رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا، میری جان، میں آزاد ہو گیا ہوں، تمہارا محافظ ہوں، یہ میر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، میں اسے ٹھنڈا کر دوں گا، بیٹی کو دلہن بنانے کی خوشی ماتم میں بدل جائے گی۔